हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, आज के इस वीडियो में हम एक और इंड एस रिवाइज करने जा रहे हैं। स्क्रीन से आपने देख लिया होगा इंड एस 8 और इसमें तीन ही कॉन्सेप्ट है आपके: अकाउंटिंग पॉलिसी, एरर्स और अकाउंटिंग एस्टीमेट। और आप स्क्रीन से देख पा रहे हैं, ना तो मैंने कहीं भी इंड एस के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क किया, ना वेरी इंपॉर्टेंट, ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नॉर्मल सा इंड एस है बेटे आपका। ये मेरे पास बच्चों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस आए, सर थर्ड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दो, सर थर्ड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट। मैंने बोला थर्ड बैलेंस शीट तो कहाँ रिकॉर्ड करता फिरूंगा, पूरा इंडिया से आपको रिवाइज करा देता हूँ। है बिल्कुल सिंपल, मुझे लगता है 20-25 मिनट में रिवाइज करा दूंगा आपको। सबसे छोटा रिवीजन यही है आपका। एक आपका इंडेस 37 और एक इंडेस 8, ये दो सबसे आसान रिवीजन मेरे लिए थे। बच्चों ने क्यों मांगा पता नहीं सर, और अब मांगे सर, जो डिमांड आई है बच्चे की वो पूरी तो करनी पड़ेगी आपको। ये बेटे हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब समझते हो, लेक्चर नंबर 1, वीडियो नंबर 1। और मैंने सबसे पहले आपको इंड एस 8 की कवरेज बताई होगी, ये रही कवरेज। और इंड एस 8 के मैंने 3 टुकड़े कर दिए थे। ये वही क्लास नोट्स हैं जो मैंने लिखवाए थे आपको। कॉपी खोलो अपनी और कॉपी से फटाफट से रिकॉल करते चलो। इधर से मैं पन्ने पलटूंगा, उधर से आप पलटते रहना। मैंने इंड एस 8 के 3 टुकड़े कर दिए थे। यूनिट नंबर 1 अकाउंटिंग पॉलिसी के नाम से, यूनिट नंबर 2 एरर्स के नाम से, यूनिट नंबर 3 अकाउंटिंग एस्टीमेट के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी समझ में आ जाता है तो एरर्स का कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसी में पढ़ा था वही एरर्स में लागू हो जाता है। अकाउंटिंग एरर्स में कुछ नया नहीं था। जो पॉलिसी की एडजस्टमेंट है वही एरर की एडजस्टमेंट है, सेम है दोनों। और अकाउंटिंग एस्टीमेट तो वैसे सिंपल होते हैं। मेन इसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट था अकाउंटिंग पॉलिसी का। फिर मैंने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था, मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी पे बोलना शुरू किया था। मैंने अकाउंटिंग पॉलिसीज पे बोलना शुरू किया था। सबसे पहली बात, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी बेटे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग रूल है, जिसको फॉलो करके आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। जिन रूल्स के बेसिस के ऊपर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं। और हर इंड एस में पहली रिक्वायरमेंट है अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करो कि आपने किस पॉलिसी को यूज किया है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करना वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और मैंने एक बात बताई थी, डिफरेंट डिफरेंट इंड एस में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अवेलेबल हैं, और उसमें से कौन सी पॉलिसी आपके लिए ठीक है वो चूज आपको करना पड़ता है, वो एंटिटी की चॉइस होती है। एग्जाम्पल, इंड एस 2 में जाते हैं हम, स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं फीफो और वेटेड एवरेज। तो फीफो लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है, एंटिटी को सोचने दो। इंड एस 16 में जाते हैं, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, एंटिटी को सोचने दो। जो भी आप चूज करेंगे आप नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लिख दें कि हमने ये पॉलिसी लगाई है। आप इंड एस 7 में जाते हैं, कैश फ्लो में डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। आप इंड एस 109 में जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर पे आपको FVPL भी अलाउड है, OCI भी अलाउड है, चूज करना एंटिटी का काम है। तो डिफरेंट डिफरेंट एएस में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और सही पॉलिसी का चुनाव करना एंटिटी के हाथ में है। और जो भी पॉलिसी आप चूज करेंगे उसको नोट्स टू अकाउंट्स पे लिख देंगे। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब आप पॉलिसी का सिलेक्शन करते हैं तो आपकी सिलेक्टेड पॉलिसी के अंदर 5 फीचर होने चाहिए। अगर कोई पॉलिसी इन 5 फीचर को पूरा करती है आप उसको चूज कर सकते हैं। पहला, इट शुड बी प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब, अगर कोई पॉलिसी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करने से मना करती है तो सही है। एंटीसिपेटेड लॉसेस का प्रोविजन बनाया जा सकता है, गेन को इग्नोर करना चाहिए। इट शुड बी प्रूडेंट। इट शुड इंक्लूड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करेंगे वो ट्रांजेक्शन को लीगल स्टेटस से नहीं, ट्रांजेक्शन की रियलिटी के हिसाब से रिकॉर्ड करने वाली होनी चाहिए। जैसे लीज में हम लेसी को अज्यूम्ड ऑनर मान लेते हैं, ROU टू लीज लाइबिलिटी करते हैं, हम ये मान लेते हैं लेसर ने डी रिकॉग्नाइज कर दी, इसने रिकॉग्नाइज कर ली, ओनरशिप तो लेसर के पास होती है, लेकिन एसेट लेसी की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हायर परचेज में क्या होता है, एसेट ले आए, ओनरशिप नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ।
सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन की रियलिटी के हिसाब से देखते हैं, लीगल ओनरशिप के हिसाब से नहीं देखते। इट शुड बी प्रूडेंट, इट शुड इंक्लूड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तीसरा क्या था, इट शुड बी रिलायबल, विश्वसनीय, उल्टी सीधी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए अपनी। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड इट शुड बी न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब बायस नहीं होनी चाहिए, एंटिटी को फायदा पहुंचाने वाली पॉलिसी आप चूज नहीं कर सकते। ये 5 फीचर होने चाहिए आपके, प्रूडेंट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ट्रांसपेरेंट, न्यूट्रल और रिलायबल। ये सारी चीजें आपको कॉपी में लिखवाई हुई है बेटे, ये देखो आप। अकाउंटिंग पॉलिसी जी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं जिसके बेसिस पर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो। ये डिफरेंट इंडियाज में डिफरेंट पॉलिसीज हैं, इनका चुनाव आपको करना पड़ता है। अच्छा जी, फिर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ फीचर होने चाहिए, प्रूडेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म होना चाहिए, न्यूट्रल। सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ बेटे, याद करने वाली चीजें। फिर हम आ गए थे अगले कॉन्सेप्ट में, यही इसका मेन रूल था, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन रूल ऑफ पॉलिसी ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। यही तो पढ़ाना है, यही तो रिवाइज कराना है, इसी की तो डिमांड आई थी। जब कोई भी एंटिटी एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर लेती है तो इंडियस 8 ये बात कहता है उस अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंट बेसिस पे लगाओ, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने स्टॉक की वैल्यूएशन फीफो पे चूज कर ली है तो फीफो पे चलो बस, फिर आप तो कंसिस्टेंटली बेसिस पे आप फीफो ही लगाओगे। तो एंटिटी ने मेरे से पूछा कि क्या हम पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, आंसर इज नो, नहीं कर सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया कि अगर आप अपनी चूज की हुई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना चाहते हैं तो उसके 2 रीजन होने चाहिए, 2 में से कोई भी एक। पहला, कोई नया इंडियस आ गया और उस नए इंडियस में जो रूल है उसकी वजह से आपको पॉलिसी बदलनी पड़ेगी अपनी। अब आप इंडिया 16 में जाते हैं, वहां पे साफ साफ कहता है ग्रांट को आप कॉस्ट में से माइनस कर लो। जब मैं इंडिया 20 में जाता हूं, वहां पे 2 मेथड है कि आपका एसेट रिडक्शन मेथड भी है और अमोर्टाइजेशन मेथड भी है। तो इंडिया 20 ग्रांट के ऊपर स्पेसिफिक है तो वो इंडिया 16 को ओवर रूल करेगा, आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ सकती है। कोई नया इंडियस आ गया, आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, या फिर आपका ऑडिटर कंपनी को राय दे कि आप पॉलिसी चेंज करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगा, कर लो पॉलिसी चेंज, तब आप पॉलिसी चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप पॉलिसी को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, अब शुरू होता है कलेश। क्यों? क्योंकि पॉलिसी का जो चेंज है वो होगा रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। तो मैंने आपको पॉलिसी चेंज करने का प्रोसेस समझाना है और इसी की डिमांड थी बेटे। मैं वो प्रोसेस यहाँ पे रिवाइज करने जा रहा हूँ, बात ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले चेक करो कि करंट ईयर कौन सा है आपका। करंट ईयर, जिस साल में आप डिसाइड कर रहे हैं कि पॉलिसी चेंज करनी है हमने, पहले करंट ईयर पता करो। मैंने पता किया जी मेरा करंट ईयर है ये। फिर मैंने पूछा कि इसका कंपैरेटिव ईयर कौन सा है। कंपैरेटिव ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर। सारे बच्चों को पता है कि 2 साल के खाते, 2 साल के स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। कंपैरेटिव ईयर, प्रीवियस ईयर, तो इसका कंपैरेटिव ईयर होगा ये। कोई मुश्किल काम तो नहीं, मैं पॉलिसी चेंज करना आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जैसे क्लास में पढ़ाया था वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, सिंपल। पहले करंट ईयर पता करो, फिर उसका प्रीवियस ईयर पता करो, फिर आप पता करो बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर। तो कंपैरेटिव ईयर तो ये है, इसकी बिगिनिंग ये है, तो ये इसका। फिर आपने पूछा था सर ये क्यों कर रहे हो, तो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि जब आप चेंज इन पॉलिसी की बात करोगे तो कंपैरेटिव ईयर के बिगिनिंग में पहुंचो। सबसे पहले तो पहुंच गए, इसमें एक बैलेंस शीट बनेगी, इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। इसमें लिखेंगे एसेट्स, इसमें लिखेंगे लायबिलिटीज, इसमें लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, कंपैरेटिव ईयर के बिगिनिंग में पहुंच गए, ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बना ली, एसेट्स लायबिलिटीज और रिटेन्ड अर्निंग्स लिख लिए। अब आप चेंज करने का प्रोसीजर समझो। मान लो आप फीफो लगा रहे हैं, ये आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है,
आप वेटेड एवरेज में जाना चाहते हैं, ये आपकी न्यू पॉलिसी है, ठीक है। हम पुरानी पॉलिसी से नई पॉलिसी में आना चाहते हैं, तो इंड AS 8 कहता है पहला स्टेप, आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, आपकी जो पुरानी पॉलिसी है, आप पता करो इसको अप्लाई हमने करना कब से शुरू किया था। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन, पहली बार आपने कब लगाया था, वहां से लेके और बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर तक इसके सारे अकाउंटिंग इफेक्ट ले लो। नहीं समझे? आपने स्टॉक की वैल्यूएशन फीफो से करी, तो पहले ये पता करो फीफो आपने कब से लगाना शुरू किया था, वहां से लेके और कंपैरेटिव ईयर के बिगिनिंग तक जितने भी स्टॉक आपने फीफो से वैल्यू किए हैं, वो सारे स्टॉक आप यहां पे लिख लो। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन टिल द डेट अप टू बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर 14x0, इसका टोटल मार लो। हम इसको बोलेंगे टोटल अकाउंटिंग इफेक्ट बाय एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन टिल द डेट टिल अप टू द बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर, ठीक है जी। फिर आप नई पॉलिसी पे जाओ जो वेटेड एवरेज है। ये अज्यूम करो कि अगर आपने फीफो की जगह वेटेड एवरेज शुरू से लगाया होता, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन, फीफो की जगह वेटेड एवरेज से स्टॉक कितना आता, कौन सा पीरियड, सेम पीरियड जो अभी आपसे डिस्कस किया, फर्स्ट एप्लीकेशन से लेके कंपैरेटिव ईयर के बिगिनिंग तक। तो जितने भी अकाउंटिंग इफेक्ट हैं वो आप वेटेड एवरेज से लिख लो, सेम पीरियड के। अगर शुरू से हमने फीफो ना लगाया होता, वेटेड एवरेज लगाया होता, तो शुरू से लेके आज तक क्या होता आपके पास। अच्छा, इसका टोटल मार लो। ये बन गया स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट अकाउंटिंग इफेक्ट्स बाय द न्यू पॉलिसी फॉर द सेम पीरियड एज इन स्टेप 1। अब तीसरा स्टेप, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। निकाल लिया डिफरेंस। अब क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इन द बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर, एसेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, एसेट्स में चेंजेस कर लो, लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं, लायबिलिटीज में चेंजेस कर लो, रिटेन्ड अर्निंग में प्लस माइनस कर लो। मान लो आपका फीफो के हिसाब से स्टॉक आ रहा है टोटल 10 लाख का और इसके हिसाब से आ रहा है 11 लाख का। आपने 10 को 11 करना है, तो पहले 1 लाख यहां प्लस कर लो और 1 लाख यहां प्लस कर लो। स्टॉक बढ़ाना है तो प्लस प्लस, माइनस करना तो माइनस माइनस। चेंज इन पॉलिसी हो गया आपका। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप, अब ये जो प्रीवियस ईयर है आपका, ये हम कंपैरेटिव ईयर के बिगिनिंग में एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई और उसके रिटेन अर्निंग प्लस माइनस कर दी, एसेट्स लायबिलिटीज चेंज कर दिए। अब ये जो प्रीवियस ईयर है, हम खड़े कहां हैं, खड़े तो हम करंट ईयर में। करंट ईयर में खड़े होके पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो पहले तो कंपैरेटिव ईयर के बिगिनिंग में हमने चेंजेस किए, अब प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करेंगे। क्यों? प्रीवियस ईयर आपने फीफो के हिसाब से बना रखा होगा, लेकिन अब हमारी पॉलिसी वेटेड एवरेज की हो गई है, तो इसकी बैलेंस शीट, इसका P&L, इसका सोके, इसका कैश फ्लो, इसके नोट्स सारे रीस्टेट कर दो एज पर वेटेड एवरेज। अच्छा, मतलब बैलेंस शीट चेंज कर दो, P&L चेंज कर दो, कैश फ्लो चेंज कर दो, सोके चेंज कर दो, नोट्स चेंज कर दो, फुली रीस्टेट कर दो इसको एज पर न्यू पॉलिसी वेटेड एवरेज के हिसाब से। फिर करंट ईयर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपकी पॉलिसी प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ठीक होके आई है, तो करंट ईयर में तो सारे स्टेटमेंट ठीक ही हैं आपके, तो करंट ईयर में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इसका मतलब 3 बैलेंस शीट बन रही है। एक तो बैलेंस शीट बनेगी करंट ईयर की, एक बैलेंस शीट बनेगी प्रीवियस ईयर की रीस्टेटेड, और एक बैलेंस शीट आपने बनाई है इन द बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर। इसको बोलते हैं थर्ड बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। इस तरह से पॉलिसी चेंज होती है। और फिर मैंने आपको एक नोट बताया था स्पेशल। क्या नोट बताया था? पहले करंट ईयर बताओ क्या है, करंट ईयर ये है। प्रीवियस ईयर बताओ क्या है, प्रीवियस ईयर आपका ये है। अच्छा, इन द बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ये है। मेरे को पॉलिसी चेंज करनी है, लेकिन मुझे पता लगा कि मैंने जो पॉलिसी बदलनी है वो पिछले साल में सिलेक्ट की थी, सिलेक्टेड इन प्रीवियस ईयर।
मैं जिस पॉलिसी को बदलना चाहता हूं उस पॉलिसी का चुनाव मैंने पिछले साल ही किया था, मतलब पिछले साल पॉलिसी चूज की, अगले साल ही बदलना चाहता हूं। प्रीवियस ईयर में सिलेक्टेड पॉलिसी को मैं करंट ईयर में बदलना चाहता हूं। तो मैंने आपको बताया था अब आपको थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, इन द बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर देखने की जरूरत नहीं है। जो पॉलिसी आपने पिछले साल में चूज की है उसको आपने अगर इसी साल बदलना है तो फिर थर्ड बैलेंस शीट की क्या जरूरत है, पुराने इफेक्ट आपके पास है ही नहीं, तो बस आप इसको रीस्टेट करो, करंट ईयर में पॉलिसी चेंज कर लो। थर्ड बैलेंस शीट की क्या जरूरत है आपको? तो थर्ड बैलेंस शीट की जरूरत कब पड़ती है? जब आप किसी पॉलिसी का चुनाव बहुत पुराना होता है और उसको आज बदलना चाहते हैं। पिछले साल की पॉलिसी को आज बदलना है तो उसके लिए थर्ड बैलेंस शीट की क्या जरूरत है, आपको बताया था। एक और बात बताई थी, कुछ इंडेस के अंदर ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं। ट्रांजिशनल प्रोविजन याद है? जैसे आपको 116 पढ़ाया था मैंने, तो 116 से पहले इंडिया 17 हुआ करता था, तो बैलेंस शीट आपकी 17 के हिसाब से थी, अब उसको 116 के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो अगर किसी इंडेस में ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं और उन ट्रांजिशनल प्रोविजंस को लगाने के लिए, जैसे इंडेस 101 है आपका, इंडेस 101 में फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडेस पढ़ते हैं हम, वो भी ट्रांजिशनल प्रोविजन है। एएस से इंडेस में ट्रांजिशन हो रहा है हमारा, उसको चेंज इन पॉलिसी नहीं मानना। ट्रांजिशनल प्रोविजंस में जो आप एडजस्टमेंट करते हैं वो इंडेस 8 का पार्ट नहीं है, उसे चेंज इन पॉलिसी नहीं मानना, वो उस इंडेस में कवर होगा आपका। ये पूरी बात आपको समझाई थी मेरे बच्चे, ये देखो। एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी should be made on consistent basis after its selection, change not allowed। लेकिन फिर एक्सेप्शन बताया कि अगर कोई नया इंडेस कहता है, कोई प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है, आप कर सकते हो। फिर आपको प्रोसीजर बताया, पहला स्टेप टोटल अकाउंटिंग इफेक्ट निकालो एग्जिस्टिंग पॉलिसी के फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट एप्लीकेशन टिल बिगिनिंग ऑफ कंपैरेटिव ईयर। फिर नई पॉलिसी के सेम पीरियड के लिए इफेक्ट निकाल लो, फिर डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल के ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। ये रही एसेट्स, लायबिलिटीज, रिटर्न अर्निंग्स, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई कंपैरेटिव ईयर की, सब कुछ चेंज हो गया। फिर अगला स्टेप प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करो, प्रिपेयर फुल सेट ऑफ रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पी&एल बैलेंस शीट पूरा सेट रिवाइज कर दो। अब करंट ईयर में कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नई पॉलिसी अपने आप ही हो गई है। फिर स्पेशल नोट लिखवाया कि अगर कोई पॉलिसी पिछले साल ही आपने सिलेक्ट की है और इसको करंट ईयर में आप बदलना चाहते हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, थर्ड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। फिर आपको एक्सेप्शन बताई, क्या एक्सेप्शन बताई? ट्रांजिशनल प्रोविजंस की, कि अगर आप ट्रांजिशनल प्रोविजंस में है तो इसको चेंज इन पॉलिसी नहीं माना जाना चाहिए। ये फर्क था, पॉलिसी में इतना ही था बस। पॉलिसी क्या होती है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अलग अलग इंडेस में, पॉलिसी में क्या फीचर होने चाहिए, इसको चेंज करने का क्या प्रोसेस है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस क्या होते हैं, थर्ड बैलेंस शीट कब नहीं बनेगी, सब बता दिया आपको। फिर मैं आ गया था अकाउंटिंग एरर्स पे। इनको हम बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, पीपीआईज। आज मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं और मुझे पता लगा कि मेरे पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस्टेक्स है। मैं खड़ा हूं करंट ईयर में, लेकिन मेरी नॉलेज में आया कि मैंने पास्ट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो गलत बनाए हैं, इसलिए मैं उसको बोलता हूं प्रायर पीरियड आइटम्स, अकाउंटिंग एरर्स इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अर्लियर पीरियड्स। तो पुराने स्टेटमेंट्स के अंदर गलतियां हैं। गलतियां किसको बोलते हैं? एरर्स ऑफ ओमिशन, कोई चीज लिखनी रह गई, एरर्स ऑफ कमीशन, अमाउंट ही गलत लिखने थे, 10,000 लिख दिए 1000, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द इफेक्ट, डेफर टैक्स निकालने में गलती कर गए हम, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, कोई केस समझ में नहीं आया, उल्टी सीधी अकाउंटिंग कर दी। तो अकाउंटिंग मिस्टेक्स को आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं आपको AS5 इंटर की बात बोलूं तो उसमें चेंज इन पॉलिसी को तो रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं, लेकिन पीपीआईज को प्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं। लेकिन इंड AS 8 कहता है ना, अकाउंटिंग एरर्स पे वही डंडा चलाओ जो आपने अभी चेंज इन पॉलिसी पे चलाया। अगर तो आपका अकाउंटिंग मिस्टेक पिछले साल से भी पुराना है तो थर्ड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट लगाओ, एक ओपनिंग बनाओ, फिर पिछले साल को रीस्टेट करो, फिर करंट ईयर को ठीक करो। और अगर आपकी मिस्टेक पिछले साल में ही है तो थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बस पिछला साल रिवाइज कर दो, सेम फंडा लगेगा जो आपका अकाउंटिंग पॉलिसी में हमने पढ़ा।
इसलिए पॉलिसी में मेहनत होती है, एरर्स को ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं आती। फिर मैंने आपको एस्टीमेट के बारे में बताया था। आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एस्टीमेट के बिना तो बन ही नहीं सकते। हम बहुत सारी चीजों को एस्टीमेट करके चलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आप जितने भी प्रोविजन बनाते हैं वो सारे एस्टीमेट बेस होते हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, एनआरवी आपकी एस्टिमेटेड होती है। आप रीवैल्यूएशन मॉडल लगाते हैं, फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड होती है। आप इंपेयरमेंट करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेटेड होती है। आप डेप्रिसिएशन निकालते हैं, साल्वेज वैल्यू, एस्टिमेटेड लाइफ, सब एस्टिमेशन होते हैं। बिना एस्टिमेशन के तो आपके बुक्स बन ही नहीं सकते, और एस्टिमेशन में बदलाव आना एक स्वाभाविक सी बात है। आज आपने सोचा एसेट की लाइफ 10 साल है, फिर आपको लगा नहीं ये तो 5 साल ही काम करेगी। आज साल्वेज वैल्यू 1 लाख है, नहीं यार तो 80,000 ही मिलेगी। आज फेयर वैल्यू 1 लाख है, फेयर वैल्यू 1,20 हो गई। चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे इंड एस सेट कहता है आप टेंशन मत लो, अगर आपके एस्टिमेट्स में चेंजेस आते हैं तो बैक डेट में कुछ नहीं करना, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे चलो। जैसे नया एस्टिमेट आपके हाथ में आता है तो जो चेंजेस इन एस्टिमेट है करंट ईयर में डाल दो आप, और इसकी कोई थर्ड बैलेंस शीट नहीं, कोई प्रीवियस रीस्टेटमेंट नहीं। जो एडजस्टमेंट करना है करंट ईयर में करके प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे परे मारो। हो गया इंड एस आपका, इतना ही कॉन्सेप्ट था बेटे, और कुछ था ही नहीं इस इंड एस के अंदर। आपने व्हाट्सएप के ऊपर परेशान कर दिया, सर कराओ 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 कराओ, लो जी करा दिया, इतना ही था बस। फिर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैंने आपको ढेरों कराए। पहले तो मैंने क्वेश्चन नंबर 16 कराया आपको एरर्स का। बुक खोलो, क्वेश्चन रिवाइज करो कि एरर कैसे रेक्टिफाई कराया। फिर लेक्चर नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 एसएम से कराया, स्टडी मैट से एरर बेस्ड कराया। देखो क्या प्रेजेंटेशन है। फिर 18वां क्वेश्चन कराया, थर्ड बैलेंस शीट चेंज इन पॉलिसी करा रखा है। क्लास बुक खोलो, क्वेश्चन रिवाइज करो। फिर लेक्चर नंबर 3 आ गया, क्वेश्चन नंबर 23, 22, 21, 15, 4 सब लिखवा रखे हैं आपको। 1, 2 होमवर्क में है। फिर बस खत्म। फिर थैंक यू, फिर बेस्ट ऑफ लक। जिंदल साहब का नाम आ गया। मुझे लगता है सबसे छोटा रिवीजन यही था आपका, इससे कम टाइम में आज तक रिवीजन नहीं हुआ हमारा। अब बच्चों की डिमांड थी, सर देना पड़ा मुझे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया रिवाइज करेंगे।